नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 12 और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप हमारे अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो है एनसीईआरटी ऑफिशियल और एनसीईआरटी पीएमई विद्या क्लास नंबर 12। इन तमाम माध्यमों पर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरे साथ नज़र आ रहे हैं हमारे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। आप हैं श्री निर्भय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और निर्भय के साथ कुछ ही देर में हमारे साथ मधु भी जुड़ने वाली हैं, जो हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। और यहाँ पर हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि ये बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है बच्चों सेशन। और इस सत्र में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को हम किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं, क्या साइकोलॉजिकल बिहेवियरल डिस्टर्बेंस का हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर पड़ता है, और क्या अगर हम ये कहें कि किसी व्यक्ति को कोई किसी तरह की बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, तो क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। ऐसे कई सवाल सबके मन में आ सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए और इस टॉपिक को आप सभी के साथ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली मीट हिम। आप हैं मिस्टर सुनीत साठी, आप टीजीटी नेचुरल साइंस डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। नमस्कार टू ऑल द चिल्ड्रन। और हम इस सत्र को शुरू करें। लेट मी शेयर सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द व्यूअर्स। इन केस यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559। इधर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल विद ऑल योर फीडबैक्स एंड क्वेरीज। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class12@ciit.nic.in। यूट्यूब चैनल्स पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आप जैसे वहाँ पे अपनी बात लिखेंगे और रखेंगे, आपकी बात तुरंत हम तक पहुँच जाएगी। तो हम चाहते हैं बच्चों कि आप अपनी बातों को हम तक ज़रूर पहुँचाएं। हमारे एक्सपर्ट से आप अपने क्वेश्चंस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और सर, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कॉन्टेंट के बारे में कि क्या कॉन्टेंट है आपके पास हमारे बच्चों के लिए, क्या कुछ आप बताने वाले हैं सर। जी, नमस्कार to all the children again. Today we are going to have a discussion about our chapter 3 from your biology domain, that is reproductive health. You know, what kind of problems are there, what kind of resolutions in the form of strategies are there, and what is the related, population explosion, birth control, how can we do that, and what are the impacts of that on the human being and its life and their life, what kind of medical termination pregnancies is there, related techniques, what are the sexual transmitted diseases are there, what is infertilities are there, and what kind of techniques, advanced techniques हैं which we are using especially in case of infertility. So इससे जुड़े हुए जो reproductive health से जुड़े हुए जितने भी domains हैं, that is what we are going to discuss here today. ओके, तो ऑल दोज पॉइंट्स यू हैव सीन, और ये आपको पता चला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन्स में हम ये बात करने वाले हैं, चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सर, हम अब शुरू करें अपने आज के जी। सो बच्चों, today we are going to talk about reproductive health. Before that, what kind of main contents are there that I have already mentioned here. What we are going to discuss here, again I need to mention here that number 1 is problems and strategies related to reproductive health. Number 2 is what is the meaning of population exposed and its related birth control related techniques. What is the meaning of medical termination of pregnancies, its impacts. What are sexually transmitted diseases, its related to its causes, its preventions, its care and cure. What is infertility, and what are the advanced techniques which we are using especially in case of infertilities, that is we are going to discuss here. Now one by one. First of all, we need to know bachcho that what is the actual meaning of reproductive health. What does this term indicate? According to World Health Organizations, WHO, reproductive health refers to, it is actually a balanced state in between the physical, emotional, behavioral and social well-being domain of a human being. If there is a balance, if there is a synchronization in between all these domains, like its physical domain, emotional, behavior and social well-being domain, then we can say the concerned human being is reproductively healthy. So a society is, how can we say that a society is reproductively healthy, when and what are the conditions or what are the parameters for that? Number 1,
reproductive organs functions in a human being all should work normally in a healthy way. Number 2, emotional and behavioral interactions should be healthy for the human beings. Number 3, sex related practices जो भी हमारी होती हैं, these must be safe, informed and responsible. If all these parameters work here, then we can say that our society is reproductively healthy. Now we should know about what are the actually significance of reproductive health. हम reproductive health के बारे में जो बात कर रहे हैं उसकी significance क्या है, why do we do that, why do we have that. Number 1, maintaining reproductive health is so important to prevent sexually transmitted infections and unwanted pregnancies. Number 2, reduce maternal and infant mortality. It's a very big problem. Maternal mortality और infant mortality हमारे समाज में आज भी बहुत प्रचलित है due to lots of problems and due to lots of problems in reproductive health domain. Number 3 is to control population growths. Population is also being increased day by day and it creating lots of problems for the human being, for our society, for our country. So it's an important domain which indicates the significance of reproductive health to control population growth. Number 4, promote healthy families and social responsibilities. And number 5 is to prevent all kinds of social evils like female feticides and sex abuse. जितना भी misuse होता है और ख़ास करके जो abortions होते हैं फीमेल बच्चों का, उसको रोकने के लिए भी हमारा एक बहुत important domain है, इसकी significance है. So these are the main significances for our reproductive health domain. Now what are the main problems which you are generally used to face in our society, in our life? The problems related to all kinds of, related to your reproductive domain, related to your reproductive health. These are lack of awareness and myths about sex. There are lacks of awareness, lacks of knowledge, lacks of information, lacks of education, and there are lots of myths about the sex and its related domain. Number 2 is population explosion. I have already mentioned. Population जो explosion है, जो बहुत ज़्यादा एक population बढ़ रही है लगातार, वो एक प्रॉब्लम है हमारी सेक्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ही हमारी प्रॉब्लम है, उसको हमें टेक केयर करना होगा. नंबर 3, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस रिलेटेड टू सेक्स. इट इज़ लॉट्स ऑफ डिसीजेस आर बीइंग कमिंग डे बाय डे, लॉट्स ऑफ दिस आर, उनका ट्रीटमेंट भी ठीक से पॉसिबल नहीं है, तो उनके बारे में भी जो है वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. नंबर 3 इज़ अनसेफ अबॉर्शंस. बहुत सारी अबॉर्शन से रिलेटेड जो अनसेफ हैं जिसकी वजह से हमारा जो है मैटरनल मोर्टेलिटीज़ के केसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. और नेक्स्ट इज़ इनफर्टिलिटी जो मैरिड कपल्स में होती है. इनफर्टिलिटी इज़ नाउ डेज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस मैरिड कपल्स के लाइफ में आते हैं, उनके सोशल जो है लाइफ में जो आते हैं. और लास्ट वन इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस. ये हमारी पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर हमें देखने को मिलता है. बहुत सारे मिथ्स इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस इससे जुड़ी हुई है. सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स कम्स अंडर द डोमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट in the form of strategies. Now, what are the strategies in the form of resolutions, in the form of solutions to take care of such kind of problems which we have just discussed? So, reproductive and child healthcare programs are being run by the government of India. And this program is related to the reproductions, related aspects can be educated. There are lots of efforts are being done. बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो डोमेन्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एजुकेशन के द्वारा जो है लोगों को, समाज को अवगत कराया जाए. और वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वो आइए हम एक बार देख लेते हैं. नंबर 1 इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल related to all this reproductive health domain, related all kinds of aspects. जितने भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, उसके मिथ्स हैं, उसके बारे में जो परसेप्शंस हैं, जो कॉन्सेप्शंस हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराना. नंबर 2, to provide all kinds of facilities, infrastructures and support in the form of technologies, in the form of resources for building up a reproductively healthy society. Number 3,
टू क्रिएट अवेयरनेस बाय ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल का यूज करते हुए, सोशल मीडिया का यूज करते हुए, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी, हर तरह से उसके बारे में हम जो हैं कुछ चीज़ें जो रिलेटेड हैं, उसके सॉल्यूशन, उसकी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो हम इन सोर्सेज का इस्तेमाल करके लोगों को एजुकेट करते हैं। नंबर 4 इज डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ बाय ऑल काइंड्स ऑफ पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। जितने भी लोग हम सोसाइटी में फेस करते हैं, हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे पीयर्स हैं, उनके साथ किसी ना किसी जो भी वाट एवर द इंफॉर्मेशंस वी हैव, वाट एवर द इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटजीज एंड एजुकेशंस वी आर एक्वायरिंग, दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज सपोज टू शेयर विद ऑल द पीपल। नेक्स्ट इज सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े हुए और सेक्स से जुड़ी हुई जितनी भी मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसपरसेप्शंस हैं, उनको हटाने के लिए और बच्चों को प्रॉपर रूप से अवगत कराने के लिए, उससे रिलेटेड हर पहलू से बच्चों को जो है ज्ञान देने के लिए, बच्चों को चीज़ें बताने के लिए सेक्स एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन स्कूल्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस and related changes, safe and hygienic sexual practices, and also the most important, last but not the least, sexually transmitted diseases, which is gradually becoming a very complicated problem in our society in these days. And last is AIDS, HIV infections. So all these aspects related to the reproductive health should be educated, should be provided in the form of proper information, in the form of proper educations to all the students in our schools. That is what the kind of strategies we are being implemented, we are being creating, we are being using for educating the people, for educating the students about each and every aspects of the reproductive health. Now, what are those strategies related to that? Some of the other important aspects are also there which we have to discuss here. What kind of strategies just now we have discussed. Now the steps which are being taken care are, these includes education for birth control options, care for pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for the male and female childs. All these aspects are used to be educated, are used to be informed to all the people, very important. Number 2 is birth control counseling, guidance and counseling on the basis of their mental and physical and behavioral conditions related to the reproductive health should be provided to each and everyone as per need and requirement. Next is awareness of the problems क्या हैं, उससे जुड़ी हुई जो awareness क्या है, due to the uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crimes, these are also should be educated, should be provided in the form of educations to the people, to the students. Next is strong infrastructural facilities, professional expertise and material support should also be provided, are being provided in the form of supports to the each and every aspects for the reproductive health in the form of a strategy to create some kind of resolution and solution for the concerned problem. Next one is medical assistance, to provide medical assistance and to take care of the people, especially such conditions like during pregnancy, during delivery, during sexually transmitted diseases if happens to someone, abortions, contraceptions, menstrual problems and infertility. These are all very important aspects of the reproductive health, and these are all must be taken care by some kind of medical assistance and some strategies, some helps, some assistance. Next one is implementation of better techniques. What are the techniques which are being developed, which are being discovered, which are being invented, and to provide more efficient care and assistance to the problems related to their reproductive health. Next one is to create ban on a particular techniques that is known as by the name of amniocentesis. This is especially used for the sex determination to legally check increasing menarche or some kind of complicated problems during pregnancies and for female feticides. But in some cases there is a misuse for these techniques. What we generally used to do in amniocentesis,
Amniocentesis is a technique where amniotic fluid of the developing embryo or developing fetus, we can say, is taken out to analyze the fetal cells and dissolved substances. And why do we do that? To detect some kind of complicated problems or genetic defects such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia in the developing fetus, and also to determine the survivability of the fetus. This is a very important techniques, during pregnancy, and to determine all such kind of symptoms, such kind of pregnancy related complications, we can use this amniocentesis. But there are some kind of misuses which we are using, especially for the abortions for female child, and that is what must be banned. Next one is massive child immunizations. इम्यूनाइजेशंस, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम्स है हमारा, वो बच्चों को लगाना, हर तरह के टीके, हर तरह के टाइम पीरियड के साथ, वो बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है काफ़ी पहले से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहें, डेवलपमेंट करते रहें, किसके लिए? नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए, और जो है नए मेथड्स के लिए, नई मेडिसिन्स के लिए, सो दैट कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसमें हम जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका किसी ना किसी प्रकार से उसमें रिजोल्यूशंस और सॉल्यूशंस हम लेके आएँ। फॉर एग्जांपल सहेली है, एक न्यू ड्रग है जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है जिसको जो फीमेल्स में यूज होती है, एंड विच इज़ डेवलप्ड बाय CDRI, दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, सिचुएटेड और लोकेटेड इन लखनऊ, UP। Now, before going into the significance of strategies, Renu ma'am, I would like to tell you, amniocentesis, it's a very beautiful, it's a kind of वरदान to the pregnant ladies, कि जहाँ पर abortions के दौरान जो complications होते हैं, उस complications को most of the time जो है हम amniotic fluid उससे लेते हैं, और बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जो developing जो embryo है, कोई disease तो नहीं है, कोई genetic defect तो नहीं आ गया है, सारी body के parts ठीक से develop हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बट उस टेक्निक्स के साथ साथ हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी करते हैं किसी पार्टिकुलर रीजन की वजह से, बट उसका कभी कभी गलत इस्तेमाल होता है कि अगर लड़की है, हमारे कुछ मिथ्स हैं कि उसको जो है फिर अबॉर्ट कराया जाता है, इसलिए इस टेक्निक्स को जो है खास करके सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको बैन कर दिया गया है। आपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भारत में बंद है, और वो कोई नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस कि कोई रियल कोई ऐसी जेन्युइन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें उसकी जरूरत, जो मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। सो बच्चों, अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस। जितनी भी अभी स्ट्रेटजीज जो प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम, जितने भी अभी हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, उन स्ट्रेटजीज़ को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ, एफिशिएंसी के साथ, प्रोफिशिएंसी के साथ जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उनकी सिग्निफिकेंस क्या होंगी, दैट इज़ व्हाट आल्सो वी हैव टू नो। नंबर 1 इज़ बेटर अवेयरनेस क्रिएट होगा अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ सेक्स रिलेटेड मैटर्स से। हमारे जो मिथ्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, वो दूर होंगे, बेटर अवेयरनेस मिलेगा, बेटर नॉलेज मिलेगी, बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगा। नंबर 2, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज। जितने भी डिलीवरीज के केस हैं, जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होती है हॉस्पिटल्स में, उससे जुड़ी हुई जितनी भी मेडिकल असिस्टेंस हैं उनको प्रोवाइड कराने में, डेवलप कराने में जो है इससे हमें सहायता मिलेगी। नंबर 3, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पोस्ट नेटल केयर में बच्चे की देखभाल प्रॉपर रूप से कैसे की जाए, माँ की देखभाल प्रॉपर से कैसे की जाए, उस तरह के जो है फैसले लेने में, डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती है। नंबर 4, डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स है हमारा, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स है, कई बार एबॉर्शंस के दौरान या प्रेगनेंसीज के दौरान बहुत सारे रीजन्स की वजह से जो है माँ जो है माता का देहांत हो जाता है या बच्चा का जो है देहांत हो जाता है, उस डेथ को, उस नंबर ऑफ डेथ को रोकने के लिए हमें बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। स्मॉल फैमिलीज़ को, कपल्स को ये एजुकेट किया जाता है कि वो अपनी फैमिलीज़ को रेस्ट्रिक्टेड रखें, स्मॉल फैमिलीज़ रखें। इसके लिए बहुत सारे प्रचार किए जाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, या हम दो हमारे दो, इस तरह के जो है स्लोगन्स भी बनाए जाते हैं।
और ये जो एजुकेट किया जाता है और उनको जो है मोटिवेट किया जाता है कपल्स को स्मॉल फैमिलीज रखने के लिए, सो दैट कि उनको जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बेटर रूप में कंट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर मिल सके। नेक्स्ट वन इज बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। उनका डिटेक्शन कैसे हो और उनकी केयर कैसे हो, बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे जुड़े हुए जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट वन इज लास्ट, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज बेहतर बनता है, स्वस्थ बनता है, एजुकेट होता है, एम्पावर्ड होता है related to the domains of reproductive health. So these are the significance for the strategies which we have just discussed in related to the reproductive health. Now, our next topic is population stabilization and birth control. We have already discussed it. बच्चों, हमें पता है कि हमारी जो populations है वो एक बहुत बड़ा जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो और पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी रुकावट है हमारी समृद्धि में, हमारी प्रॉस्पेरिटी में, हमारे रिसोर्सेज में। और उसकी वजह से बहुत सारे स्थानों में, स्टेट्स में जो बेसिक एमिनिटीज हैं एटलीस्ट जो जीने के लिए, वो भी लोगों के लिए कम पड़ जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशंस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके कॉजेज क्या हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। डिक्लाइन इन डेथ रेट, एडवांस टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, फैसिलिटीज़ हैं, तो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो गई है, रिड्यूस हो गई है। नंबर 2 इज डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। वी हैव जस्ट डिस्कस जो मदर का जो मोर्टेलिटी रेट है और जो इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट है उसमें काफ़ी कमी आई है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशंस। नेक्स्ट, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ की जो उम्र है वो बढ़ गई है क्योंकि काफ़ी सुख सुविधाएं जो हैं वो हमें मिल गई हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या कुछ और प्रॉस्पेरिटी से, रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हो। लास्ट वन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। जो रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़ बढ़ जाती है ह्यूमन बीइंग की, वो जो एज है, वो जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनकी तादाद भी बढ़ गई है। सो ये रीजन्स हैं, हमारे कॉजेज हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के। इम्पैक्ट क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर कि स्कैरसिटी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, फॉर एग्जांपल फूड, शेल्टर, हाउस, क्लोथिंग, इनकी स्कैरसिटी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशंस। Therefore, the government was forced, the government has been compelled to take some kind of serious or concrete steps in regard to check the population growth rate. इस population को बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट किया गया है, सोसाइटी में लोगों को बताया गया है कि उसके क्या एडवांटेजेस हैं हमारी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में, हमारी प्रॉस्पेरिटी में। रेजिंग मैरिजेबल एज, जो मैरिज करने की जो एज है वो बढ़ाई गई। पहले हमारे समाज में इसको कानूनी रूप दिया गया, लड़की के लिए कम से कम 18 साल और लड़के के लिए कम से कम 21 साल। अदरवाइज पहले क्या होता था कि कम उम्र में शादी होती थी तो बच्चे भी जल्दी हो जाते थे और ज़्यादा हो जाते थे क्योंकि एजुकेशन का, इंफॉर्मेशन का अभाव था। नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव्स गिवन टू कपल्स फॉर स्मॉल फैमिलीज। जो कपल्स जो स्मॉल फैमिलीज रखेंगे उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है फैसिलिटीज़, कुछ रिसोर्सेज, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं सो दैट कि वो जो स्मॉल फैमिली रखने का जो प्रचलन है वो बढ़े लोगों के बीच। नेक्स्ट इज अवेयरनेस कंपेन्स चलाई गई हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। कुछ स्लोगन्स हैं जैसे हम दो हमारे दो या छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरह के स्लोगन्स हैं चार्ट के रूप में, पोस्टर्स के रूप में, एडवर्टाइजमेंट्स के रूप में लोगों के बीच में इस तरह की इन्फॉर्मेशंस उनको छोटा परिवार रखने के लिए मोटिवेट करने के लिए चलाए गए इस तरह के प्रोग्राम्स। सो ये कुछ गवर्नमेंट मेजर्स हैं बच्चों जो गवर्नमेंट ने लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए। Now, our next topic is contraceptive methods. Before going into the detailed part of it, contraceptive actually क्या होता है? Contracept यानी कि वांटेडली और अनवांटेडली जो आपकी जो प्रेगनेंसी कंडीशंस है उसको अबॉर्ट करना, दैट इज, और उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, दैट इज नाउन एज कॉन्ट्रासेप्शंस। एंड
what an ideal contraceptive method should be. What are the characteristics for an ideal contraceptive method which help to prevent unwanted pregnancies? These are: it should be user friendly, it should be easily available, it should be effective and reversible with no or least side effects, and it should be in no way to interfere with the sexual drive, desire and the sexual act of the user. ये कुछ आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उसके जो हैं फीचर्स है. दैट इज व्हाट यू हैव टू टेकन इनटू योर कंसिडरेशंस and could also be asked in your exams. Now, what are those contraceptive methods? Number one is natural methods. Natural methods contraceptive में क्या क्या हैं बच्चों? These are especially used to avoid chances of ovum and sperm mating. As we know, we don't have to go into the detail part of it, that what is the meaning of reproductions and how the children used to be produced by fertilizations or all those things you might have studied in your reproduction chapter. So here specifically we will have to mention that what kind of actual thing is there in these contraceptive methods. So natural method is just to avoid the chances of mating of sperm and ova. And how can we do that? Number one, periodic abstinence. When couples avoid or abstain from coitus, from intercourse, from day 10 to 17 of the menstrual cycle, when ovulation could be expected, that is the fertile period, to avoid conceptions. It is just to avoid the copulation, just to avoid the coitus during the fertile period. That is known as periodic abstinence. Number two is withdrawal or coital interrupts. When male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculations so as to avoid inseminations. During sexual intercourse, if the male withdraws his penis just before the conditions of ejaculation of the sperm of the semen, that is what the condition is, withdrawal or coitus interrupts, and helps in fertilization of sperm and ova. Third is lactational amenorrhea. It's a kind of condition that is absence of menstruations. In certain conditions when ovulations do not occur, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशंस, जब बच्चा पैदा हो जाता है और जब माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उस दौरान कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं वो हमारी बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर आते हैं, जिसमें क्या होता है, ओवुलेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, फॉलोइंग पार्चुरेशंस. एंड सो during that time sexual intercourse could be done, and so the chances of conceptions, the chances of getting pregnancy are nil during breastfeeding by mother at least up to 6 months following parturitions. So these are the basic natural methods in which we don't have to use any other extra things. Like number one is periodic abstinence, that is what can be taken by the couples into their considerations. Number two is withdrawal or coitus interrupts, and number three is lactational amenorrhea. These are the natural methods by which we can prevent the chances of sperm and ovum meeting. These are the natural methods. Number two is barrier methods, where ovum and sperms are prevented, mind it, where ovum and sperms are prevented from meeting physically with the help of barriers. यहाँ पे कुछ हम बाहर की चीज़ें कुछ इस्तेमाल करते हैं just to prevent the fertilization of the ovum and sperm. And what are those? Number one is condoms. It is made up of a thin rubber or latex sheath and used to cover the penis in the male or vagina or cervix in female just before intercourse or coitus, to prevent the ejaculated semen to enter into the female reproductive tract and prevent conceptions. Here we can also see pictures आप देख रहे हैं. Number one is this is condom which is used to be used by the male, and number two is condom. This kind of condom is used to be used by the female. So this is the first one. Next is diaphragms, cervical caps and vaults. These are also some kind of external devices or external, we can say, tools, and made up of rubber and are used to be inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus, during intercourse,
and to prevent the conceptions. And how do they prevent the conceptions? Just by blocking the entry of sperms through the cervix, and they are also reusable. Number 3 is spermicidal creams, jellies and foams. ये भी कुछ क्रीम्स, जेलीज और फॉर्म्स के रूप में भी जो हैं, these are also used to be used by the females. And along with these barriers, and why do they use that? To increase their contraceptive efficiencies. इसमें these are also reduce the chances of meeting of sperms and ovum during intercourse. So these are the barrier methods. Number 1 is condoms. Number 2 is diaphragms, cervical caps and valves, especially for females. And number 3 is spermicidal creams, jellies and foams. These are also the kind of barrier methods for the just to prevent the meeting of physically, to prevent the meeting of sperms and ova. Now number 3 contraceptive method is intrauterine devices. Intrauterine devices, why do we call is intrauterine devices? जो यूट्राइन जो स्ट्रक्चर होता है, यूट्रस का है या फेलोपियन ट्यूब्स का है, उसको किसी ना किसी तरह से उसमें जो है कुछ ब्लॉकेज जो है वो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, सो दैट कि जो ओवम है उस तक स्पर्म्स पहुँचे ही ना. दैट इज़ व्हाट द काइंड ऑफ मेन इंटेंशन इज देयर, एंड दैट इज़ व्हाट वी यूज टू कॉल इट इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस. These are inserted by the doctors and expert nurses in the uterus through vagina. And what are those? Number 1 is non-medicated IUDs, intrauterine devices होते हैं कुछ. For example, lips loop, copper releasing IUDs like CUT, CU7 and Multilode 375. These are the examples in the form of names for non-medicated intrauterine devices. And what do? They increase the phagocytosis of sperms within the uterus, and the copper ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of the sperms. Whenever the sperms जब रिलीज होता है, जब इलेकुलेशंस होता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, उसकी मोबिलिटी को सुप्रेस कर देते हैं ये, और उसकी मोबिलिटी को सुप्रेस करते हैं, और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, जो इंसर्ट करने की ओवा के अंदर जो स्पर्म्स की कैपेसिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देते हैं. और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो पॉसिबल जो कॉन्सेप्शंस है वो रुक जाता है. नंबर 2 इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. कुछ आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग बेस्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इनको नाम आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए. एंड व्हाट डू दे डू? जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, कॉपर टी हमने दिखाया है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो यूज टू बी इंसर्टेड बाय द डॉक्टर इनटू द uterine, into the uterus of the female reproductive tract of female. Number 2 is hormone releasing, as we have discussed, IUDs. इसमें क्या होता है बच्चों? These make the uterus unsuitable for the implantations and the cervix hostile to the sperms. जो implantation होता है, you must be knowing about what is the meaning of implantation. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब जाइगोट बनता है, वो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर जाता है, और यूट्रस के अंदर जाके वो समाहित हो जाता है. उसके ब्लड वेसल्स हैं, उसकी वाल्स हैं, उसमें पूरी तरह से वो फिट हो जाता है, सो दैट कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो सके. दैट प्रोसेस इज नाउन एज इम्प्लांटेशंस. सो उस इम्प्लांटेशंस को यूट्रस को करने के लिए उसको अनसुटेबल बना देता है ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, और उसका जो सर्विक्स होता है उसको हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म्स, और स्पर्म्स की जो एंट्री को भी वो किसी न किसी तरह से वो ब्लॉकेज कर देते हैं. दैट इज व्हाट द मेन फंक्शंस ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज. नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिल्स. इसमें बच्चों कुछ ओरली, कुछ जो है मुंह के द्वारा कुछ पिल्स हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, वो फीमेल्स के द्वारा ली जाती हैं टू अवॉइड सम काइंड ऑफ अनवांटेड contraceptions. So oral administration of tablets in the form of piles, we can say pills of either progesterone or in the combination of progesterone and estrogen. These are the female reproductive health related some kind of special जो है hormones हैं जो रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर.
सो एक प्रोजेस्टेरोन्स के रूप में या इन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस के रूप में फीमेल्स के द्वारा लिए जाते हैं. एंड व्हाट डू दे डू? These inhibit ovulations, the release of ova from the ovary after being matured. उस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं. उस ओवुलेशन प्रोसेस को ही वो इनहिबिट कर देते हैं. और इम्प्लांटेशन एंड अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स. ओवरी को वहाँ पे जो ओवरी जो वहाँ से मैच्योर जो ओवा निकलता है रिलीज होता है, उस प्रोसेस को ही इनहिबिट करते हैं. और वहाँ पे जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करके वो वहाँ पे जो स्पर्म्स की एंट्री पॉसिबल होती है उसको भी रोक देते हैं. नंबर 2, ये किस तरह से ली जाती हैं, किस दौरान ली जाती हैं? पिल्स आर टेकन फॉर ए पीरियड ऑफ 20 days, 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle, and after a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conceptions. For example, सहेली a non-steroidal preparation है जो जनरली unwanted abortions के लिए यूज की जाती है. नेक्स्ट वन इज इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स. ये एक अलग से हमारा एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें क्या होता है, प्रोजेस्टोजन्स अलोन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन के रूप में, या इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन. फॉर एग्जांपल आप देखिए पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस within 72 hours of the intercourse or coitus is very effective as emergency contraceptive. Emergency contraceptive के रूप में ली जा सकती है to avoid conceptions, and it could also be used to avoid possible pregnancy due to the some kind of unwanted cases like rape or in case of casual unprotected intercourse. These injectables and implants are effective. नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड्स, जो सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा कुछ तरीके हैं जो वो किए जाते हैं. और ये कौन कौन से, उस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं. फॉर मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसीज बाय ब्लॉकिंग द गैमेट ट्रांसपोर्ट. गैमेट का जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो स्पर्म का हो या ओवा का हो, उसके ट्रांसपोर्ट को रोकना ही एक प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन. और उस स्टेरिलाइजेशन इन केस ऑफ मेल्स इट इज नाउन एज वैसेक्टोमी, where a small part of the vasa deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. Vasa deferens, a kind of smaller tube through which sperms used to travel, and in case of female it is known as tubectomy. And during what we do in tubectomy, here a small part of the fallopian tube where the egg is released from the ovary and used to be collected in the fallopian tube. That fallopian tube, a small part is used to be removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. So these are the two processes which comes under the category of surgical methods, and these techniques are very effective but not reversible generally. So यहाँ पे हम pictures में देख सकते हैं vasectomy. Here this is the vas deferens, and here these are the testes through which sperms used to be released through this vas deferens and used to be traveled up to the prostate glands. This vas deferens is used to be tied up here in case of vasectomy in male, and here in case of female, as we are seeing here, this is the fallopian tube, and this fallopian tube is used to be tied up to prevent the egg to be released from the ovary. So that is what, by both of these processes we can prevent fertilizations and to avoid unwanted pregnancies. Now the possible ill effects क्या हैं हमारे contraceptive methods के बच्चों? Nausea, abdominal pains होना, breakthrough bleeding होना, irregular menstrual bleedings होना, and even अगर हायर जो कॉम्प्लिकेशंस कंडीशंस कभी कभार आती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के भी एक कुछ पॉसिबल इल इफेक्ट्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के. इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमेशा एडवाइज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर एडवाइस ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर. सो देयर यूज मस्ट बी बेस्ड ऑन एडवाइस बाय डॉक्टर्स, बाय गायनेकोलॉजिस्ट. नाउ next topic is medical termination of pregnancies, MTP. What it is? It is the intentional or voluntary termination of pregnancy before full term
or induced abortions. It was legalized in India in 1971 and it is generally safe up to 12 weeks, the first trimester during pregnancy. And its MTP Amendment Act was also being passed by the Parliament in 2017. इसके रीजन्स क्या क्या हैं, क्यों हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं. नंबर 1 इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू causal unprotected intercourse or due to the failure of contraceptive use during the coitus or rapes. Number 2, if continuation of the pregnancy is harmful for both the mother as well as the child, then we can do that. And misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. And if the fetus is female, it is allowed by MTP, medical termination pregnancy. That is what is we have already discussed during the case of amniocentesis. This is totally against what is legal. Our next topic is sexually transmitted infections. We generally used to call this STDs, sexually transmitted diseases. What are those? These are the kind of infections or diseases which are transmitted through sexual intercourse. And these are also called as venereal diseases or reproductive tract infections or sexually transmitted diseases. इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों. गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, hepatitis B, and HIV infections which ultimately leads to AIDS. These are the examples of sexually transmitted diseases, and means these are the kinds of diseases which are only used to be occurred during the unsafe sexual intercourse or sexual relationships. What are the ways of transmission of sexually transmitted diseases? किस तरह से ये एक व्यक्ति से एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसमिनेट होती हैं, वो जरा हम देख लेते हैं इनका वे ऑफ ट्रांसमिशन. Number 1 is sharing of injecting needles, surgical instruments which have already been used with some infected persons. Number 2 is transfusion of infected blood. जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को इमरजेंसी में कोई ब्लड चढ़ाया जाता है और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, अगर वो इन्फेक्टेड ब्लड है तो उससे भी हो सकता है. Number 3 is from an infected mother to the fetus. अगर कोई मदर पहले से ही इन्फेक्टेड है किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज से और उसमें उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डिसीज़ जो है ट्रांसमिट होती है. नंबर 4, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. अगर इन्फेक्टेड मदर है वो बाद में हुई है, लेकिन अपने जो इन्फेंट है, जो नया जो बच्चा जो पैदा हुआ है, उसको जब ब्रेस्ट फीडिंग माँ कराती है, उस ब्रेस्ट फीडिंग से भी कुछ वायरस जो है वो ट्रांसमिट होते हैं और इस तरह की डिसीज़ को वो उसमें पैदा कर सकते हैं बच्चे के अंदर भी. Next one is through unsafe or unprotected sex. Of course, through multiple persons or due to some kind of unprotected safe sex without having any kind of safe measures. That is also the big reason for sexually transmitted disease. Symptoms क्या हैं? जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के. नंबर 1 इज ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन, स्वेलिंग्स जेनिटल रीजन्स में. और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इनके? जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज है एंड अबॉर्शंस हैं, स्टिल बर्थ्स है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज है, इनफर्टिलिटी है, इवन कैंसर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड वो भी हो सकता है. बट डिपेंड करता है किस सिचुएशंस वो पहले डायग्नोस हुआ है या किस कंडीशंस में है या किस स्टेज पर डायग्नोस हुआ है और किस तरह का ट्रीटमेंट उसका चला है. अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को? उसके वेज क्या हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स. नंबर 2, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स. नंबर 3, इन केस ऑफ डाउट one must go for early diagnosis and for treatment to the concerned medical practitioner. Number 4, proper testing of bloods before transfusion. Number 5, disposal of used syringes, blades and injections and not to be used the same one to other healthy persons. Number 6, avoid pregnancies if mother is infected. Number 6, avoid breastfeeding by an infected mother to the child. So these are the ways of prevention of sexually transmitted diseases. Now
our next topic is infertility. Infertility क्या होता है? This is just an inability to produce children in spite of unprotected sexual cohabitations. And what are the reasons for infertility? Physical हो सकते हैं, congenital हो सकते हैं, diseases हो सकती हैं, use of drugs हो सकता है, immunological जो है reasons हो सकते हैं, psychological reasons हो सकते हैं. So specialized healthcare units, infertility clinics could also help in the diagnosis and corrective treatment of some of the disorders related to infertility and enable these couples to have children. And what are now we will study about the techniques which are useful to be, which are very much useful for the couples who are having some kind of infertility problems. And these techniques are used to be called as assisted reproductive technologies, ART. What are those? IVF, in vitro fertilization. This is generally used to be called as test tube baby program. And what we do here ova from the wife or donor, that is female, and sperms from the husband or donor, that is male, are collected and are induced to fertilize to form zygote outside the body in laboratory and followed by embryo transfer into the uterus. हम जो है स्पर्म्स ओवरा का जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर कराते हैं एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जो रिक्वायर्ड होती हैं फर्टिलाइजेशंस के लिए, बट आउटसाइड द बॉडी, और फिर उस जाइगोट को हम ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में. दिस इज नाउन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस. नेक्स्ट वन इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट टेल? हियर व्हाट वी डू, जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो होता है बच्चों, that is up to 8 blastomeres, could then be transferred into the fallopian tube and embryos with more than 8 blastomeres into the uterus to complete its further development. जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हमने बॉडी के बाहर कराया है, उसको हम क्या करते हैं डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और एम्ब्रियोज को जो 8 ब्लास्टोमियर्स तक का है उसको हम यूट्रस के अंदर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफर कर देते हैं. दैट इज नाउन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. Third one is GIFT, ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. Here embryos formed by in vivo fertilizations. In vivo means inside the body, fusion of gametes within the female. So also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. Embryos को हम जो है जो in vivo fertilization में हुआ है उसको फर्टिलाइज एम्ब्रियोज बना के हम उन फीमेल्स में ट्रांसफर करते हैं जहां पे कंसीव करने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती हैं. दैट इज नाउन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. नेक्स्ट वन इज गिफ्ट, GIFT. दिस इज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. हियर व्हाट वी डू, हियर वी ट्रांसफर एन ओवम दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन but can provide suitable environment for fertilization and for further developments. ओवम किसी एक फीमेल से लिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरी फेलोपियन ट्यूब, किसी दूसरी फीमेल में, जहां पे वो कंसीव करने के लिए एबल नहीं है बट सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए और फर्दर डेवलपमेंट के लिए. दैट इज गिफ्ट. नेक्स्ट इज ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. It is also a kind of specialized procedures in which just to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the sperm ovum. Sperm used to be taken from the male is used to be directly injected into the ovum under laboratory conditions, and that is known as intracytoplasmic sperm injections. Last is artificial AI inseminations. Here the semen collected either from the husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus, that is IUI, intrauterine inseminations of the female. So that is why that is the kind of conditions, that is the kind of techniques that is known as AI, artificial inseminations. Here infertility cases either due to the inability of the male partner or to inseminate into the female and due to very sperm low counts in ejaculates, or could be corrected by this techniques, that is artificial inseminations.
एंड जब जहाँ पे कोई भी टेक्निक्स काम नहीं करती है बच्चों, वहाँ पे एक खूबसूरत एक और टेक्निक्स है जो नेचुरल है, दैट इज़ अडॉप्शन। लीगल है, इथिकल है और सोशली रिकमेंडेड है ऑप्शंस इन इंडिया। नाउ हमने बच्चों एक रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं छोटा सा, हमने क्या क्या पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मायने पढ़े हैं, उसकी प्रॉब्लम्स हैं जुड़ी हुई, उसकी सिग्निफिकेंस और स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा है। रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेयर केयर प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, उनकी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, उनकी सिग्निफिकेंस क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बारे में हमने पढ़ा है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, ट्रांसमिशंस क्या हैं, उनके प्रिवेंशंस क्या हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है, उसके क्या तरीके हैं कंट्रोल करने के। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं जिसके द्वारा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है, वो हमने पढ़ा। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, स्पेशली इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टाइल जहाँ पे बच्चे नहीं हो पाते कपल्स, उनके लिए रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज सुविधाएं क्या हैं जिससे जो कपल हैं, जो मैरिड कपल हैं, वो माता पिता बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनफर्टिलिटीज़, उसके कॉजेज़ और रिजोल्यूशंस क्या हैं। और दूसरा लास्ट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसीज, जो क्या होती है टेक्निक्स, उसके रीजन्स क्या हैं और वो किन किन कंडीशंस में की जाती है। तो इस तरह से मैम यहाँ पे बच्चों हम अपना जो है सारा कंटेंट फिनिश करते हैं। जी सर, यहाँ पे क्वेश्चंस बिल्कुल सर, एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। आपने इतने अच्छे से ये पूरा चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुँचाया, हम क्वाइट श्योर हमारे बच्चों को पूरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। रिप्रोडक्शन हेल्थ की बात कर रहे हैं सर, जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, क्या वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन है सर? ओके रेणु जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन्स का मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई डिसीज होगी। अगर किसी व्यक्ति को देखने में कोई डिसीज नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी भी है। रिप्रोडक्टिव अनहेल्दी इंसान जब होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ उसकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, मेंटल फैक्टर्स होते हैं, सोशल बिहेवियरल फैक्टर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, इंटरनली जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन से जुड़े हुए जितने भी हार्मोन्स हैं या जो रिलीज हैं, जैसे स्पर्म्स एंड ओवा है, उनका काउंट्स है, उनकी क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं उस साइकोलॉजिकल, उस बिहेवियरल, उस सोशल जो फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से वो इम्पैक्ट होता है। और वो किसी डिसीज के रूप में नहीं आता है। आदमी आपको बिल्कुल हेल्दी नजर आएगा, काम करता हुआ, खाता पीता हुआ नजर आएगा, बट जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज है आपकी, वो इम्पैक्ट हो जाती है। और जब प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, उसकी टेस्टिंग्स होती हैं, तब पता चलता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। ओके, तो इन दैट सिचुएशन पता चलता है। जी यार सर, जब हमारी आजकल की लाइफ है, इतनी हैक्टिक स्केड्यूल हम कह सकते हैं, सबके लाइफस्टाइल्स बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं कि हो गए, वेदर जो भी आप एज ग्रुप ले लें, तो ऐसे में जो साइकोलॉजिकल है, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए आप देखिए कि किसी गायनेकोलॉजिकल किसी क्लिनिक पे जाइए तो आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनकी भरमार मिलेगी। इवन खांसी जुकाम से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी। उसका रीजंस यही है, जो भागदौड़ की जिंदगी है, इतना टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस, इतनी जो भागदौड़ है, वो इंसान को पता नहीं चलता है, बट अंदर ही अंदर उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज को वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है बैडली। ओके जी, तो यहाँ पे इन सब चीजों को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको जो है टेक केयर करने की जरूरत है। जी, तो यहाँ ये तो बात हुई रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, और इस चैप्टर को हम यहाँ पे और इस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट सुनीत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने इतने अच्छे से पूरा चैप्टर हमारे बच्चों तक पहुँचाया और सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है। आप अपने फीडबैक्स हम तक पहुँचाते रहें। हमसे जुड़ने के सारे माध्यम आपको स्क्रॉल के रूप में आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पर मधु, हम आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे, और अपने सभी देखने वालों को हम ये कहना चाहेंगे, यदि आप चौथी और सातवीं कक्षा की एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं रेणु भट्ट अपनी पूरी टीम के साथ ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति। आप बने रहें पीएम ई विद्या चैनल्स पर और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।